हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की हिंदी का 3rd चैप्टर वारे हमदर्द। तो सबसे पहले हम ये जो हमें चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है वारे हमदर्द, इसका मतलब समझते हैं, फिर चैप्टर को पढ़कर समझना शुरू करते हैं। हमदर्द का मतलब होता है जो दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं, जो दूसरों के दर्द को बांटते हैं, उन्हें हमदर्द कहते हैं। तो कवि ने ये जो चैप्टर लिखे हैं वारे हमदर्द, इस चैप्टर के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो दोस्त और रिश्तेदार हैं, वो किस तरह से हमदर्दी जताते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से कवि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये ताना दे रहे हैं कि वारे हमदर्दी जताने वालों, क्या खूब हमदर्दी जताई है तुम लोग ने। दोस्तों, ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़े आने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को पढ़कर समझना शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वे कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हुए आपस में भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट और समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। तो अब लेखक यहाँ ये बता रहे कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो आते हुए मेरी साइकिल के सामने एक कार आ रही थी। अब मेरी साइकिल गलत थी या सामने वाली कार गलत थी, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने आए तो मेरी साइकिल और कार में टक्कर हो गई और मेरी टांग टूट गई। और आज भी इंसानियत ज़िंदा है, ये साबित करने के लिए कुछ लोग मेरी मदद के लिए मेरे करीब आए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक इसलिए रुका रहा। अब लेखक ये बता रहे हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। मेरे इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, परिचित मतलब जाने पहचाने, और अपरिचित मतलब अनजाने। तो लेखक ये बता रहे हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बिस्तर पर था। मेरे आजू बाजू कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजान चेहरे खड़े थे। मैंने कराहते हुए मतलब दर्द की आवाज़ में ये पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो एक आदमी ने ये जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। उसने इतनी तेज़ी से ये जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सिर्फ इसी इंतज़ार में रुका था कि मेरी आँख खुले और वह मुझे ये बताकर कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं कहाँ हूँ, इतना बताकर वे चले जाए। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब लेखक ये बता रहे हैं कि फिर मेरी नज़र अपनी टांग की तरफ गई। तो जब मैंने अपनी टांग की तरफ देखा तो मेरी एक टांग तो सही सलामत अपनी जगह पर रखी थी, लेकिन मेरी दूसरी टांग जो टूट गई थी वो एक रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी हुई थी। तब मेरे दिमाग में एक मुहावरा आया। वो मुहावरा यह था कि टांग का टूटना मतलब अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का वक्त हो गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक ये बता रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही मैं काँप उठा, क्योंकि अस्पताल एक तो वैसे ही खतरनाक शब्द है, लेकिन अगर अस्पताल के साथ सार्वजनिक शब्द भी लगा हो तो ये और ख़तरनाक लगता है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। तो लेखक ये बता रहे कि अगर सरकारी अस्पताल का नाम सुनता हूँ तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर लेखक ये बता रहे कि मेरी टांग का टूटना तो एक घटना थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में मेरा भर्ती होना ये दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है
कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो अब लेखक ये बता रहे हैं कि टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हो रही थी जो मुझसे मिलने आने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ये मिलने जुलने वाले इतने ज़्यादा आ जाते हैं और इतनी देर रुकते, इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ को जिस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, मरीज़ का वो आराम हराम हो जाता है। और लेखक ये बताना चाह रहे हैं मतलब कि ये जो दोस्त, रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, ये असल में हमदर्दी जताने नहीं आते, ये अपना बदला लेने आते हैं। कि जब कभी इनकी कोई तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी, इनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, जब मैं इनसे मिलने गया था, तो मानो ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे मैं कब अस्पताल में आऊँ और ये कब अपना एहसान चुकाने आए। तो इनको हमसे हमदर्दी नहीं होती, ये बस हमदर्दी जताने आते हैं। इसलिए इन मिलने जुलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर कभी मैं उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छुपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो अब लेखक ये बता रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए कि जब कभी उनकी टांग टूटी थी या उनको कोई बीमारी हुई थी तो मैं उनसे मिलने गया था। तो मानो वे इसी इंतज़ार में थे कि कब मेरी टांग टूटे या मुझे कुछ हो और वे लोग आकर अपना एहसान चुकाए। फिर लेखक ये बता रहे कि उनकी हमदर्दी में ये बात खास छुपी होती है कि बेटा, वक्त सब पर आता है। आज तू हमसे मिलने आया है, कल हम तुझसे मिलने आएंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने जुलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोता जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो अब लेखक ये बता रहे हैं कि एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती दर्द की वजह से, और अगर थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो ये जो मिलने जुलने वाले होते हैं, जो हमदर्दी जताने आते हैं, खासकर वो जो सिर्फ रिश्ता निभाने आते हैं, वो लोग मरीज को सोने नहीं देते। एक दिन मैंने सोचा कि आज कोई भी आए मैं उठूँगा नहीं, सोता रहूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। तो ऑफिस के बड़े बाबू आए, उन्होंने मुझे सोता देखा, तो बजाय इसके कि मुझे सोता देखकर वापस चले जाते, उन्होंने सोचा कि अगर वे ऐसे ही वापस चले गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे मिलने आए थे। इसलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेकिन फिर भी जब मैंने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने जहाँ से मेरी टांग टूटी थी वहाँ से दबाया, और दर्द के मारे जब मैंने आँख खोला तो मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, बताइए भैया अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, वो देखो बंदर। तो अब लेखक ये बता रहे हैं कि जो मोहल्ले वाले होते हैं वो फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब उनके मोहल्ले की सोना बाई उनसे मिलने आई अपने 4 बच्चों के साथ, तो लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। उन्होंने आते ही बच्चों से कहा, वो देखो चाचा जी। उनका बताने का अंदाज ऐसा था जैसे बच्चों को चिड़ियाघर में कोई जानवर दिखाते हैं, वो देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथाकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गिर गई समझो बीमारी गई। उसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, वे कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। तो अब लेखक बता रहे कि बच्चे खेलने लगे, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की जो लड़की थी वो मेरी दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी
और फिर मैंने जब कुछ आवाज़ सुना रप रप की, तो मैं देखता हूँ कि सोना भाई का जो एक लड़का है, जो रेत की थैली मेरी टांग से बंधी थी उस पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में सोना भाई की लड़की ने मेरी दवाई की शीशी गिराकर तोड़ दी। सोना भाई ने एक पल तो उसे गुस्से से देखा और दूसरे पल मुस्कुराकर कहती है, लाओ भैया पेड़े खिलाओ, आपकी दवाई गिर गई और दवाई का गिरना शुभ होता है। दवाई गिर गई मतलब बीमारी गई। और फिर 2 घंटे के बाद गई, ये कहकर कि मैं फिर आऊँगी। जब उसने ये कहा कि मैं फिर आऊँगी, तो मैं भीतर तक काँप गया। मतलब लेखक ये कह रहे कि मैं पूरा अंदर तक डर गया, अंदर तक काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद पार कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में सर गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब लेखक ये बता रहे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो औपचारिकता मतलब रिश्तेदारी निभाने की हद पार कर देते हैं। ऐसे ही एक कार मेरे कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी आया और मेरे सीने पर सर रखकर रोने लगा तेज तेज। फिर जब उसका रोना कुछ कम हुआ, उसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा तो एकदम से चुप हो गया और फिर हंसते हुए बोला कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल वाला है। और फिर वे बगल वाले कमरे में चला गया और वही रोने की आवाज़ फिर मुझे बगल वाले कमरे से आने लगी। उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब लेखक बोल रहे कि उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आया था, क्योंकि वो तो रोकर मुझे परेशान करके गया ही, लेकिन उसे रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी को लगा कि वो मेरा कोई ख़ास रिश्तेदार या कोई ख़ास दोस्त है। ये समझकर मेरी पत्नी ने टैक्सी वाले का भाड़ा अपने पास से दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वो लोग ज़रूर आएंगे जिसकी आप सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में वे कविता बनाई। ये के झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब कवि ये बता रहे कि हमदर्दी जताने के लिए वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी आप कभी कभी सूरत भी देखना नहीं चाहते। हमारे मोहल्ले के एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी मतलब बेकार कविताओं से सारा मोहल्ला परेशान है। मैं तो उनको देखते ही दूर से ही भाग जाता था, क्योंकि वे जब भी मिलते थे 10-20 कविताएं सुनाए बिना जाने नहीं देते। लेकिन एक दिन वे झोला बगल में दबाए चले आए और आकर कहने लगे कि मैं तो आपके बारे में सोचता रहा और आपके लिए मैंने एक कविता बनाई है। ये कहकर वे कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रोंग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी भागेगा मुझसे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब कवि ये कह रहे कि उन्होंने जो कविता लिखी थी वो कविता मुझे सुनाई और फिर मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे उनकी एक आँख पूछ रही हो, बता बेटा कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी भागेगा मुझसे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें चाय पिलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे कविता सुनूंगा, ये मैंने उनसे वादा किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़, कृपया उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो अब कवि ये बता रहे कि अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ देना, पर ऐसी जगह तोड़ना जहाँ कोई मुझे पहचानने वाला ना हो, जहाँ मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार ना हो,
क्योंकि बहुत बेदर्द होते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। मैं अपने इसी चैनल पर 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश और हिंदी के सभी चैप्टर्स इंक्लूडिंग ग्रामर टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।